अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। यू टर्न शाहराहों पर या कहीं कहीं नज़र आते हैं, लेकिन सियासी मैदान में आजकल ये कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं। तब्दीली सरकार को तो इससे कुछ ज़्यादा ही प्यार है, पुरानी आदत है और शायद अब इसे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। यही वजह है कि हुकूमत की जानिब से मुसलसल यू टर्न सामने आ रहे हैं। अब किस बात पर यू टर्न लिया गया है, प्रोग्राम में इस बात का जिक्र होगा सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल का, जिसके ताने बाने अहम शख्सियात से मिल रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के किरदार पर भी इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो प्रोग्राम में ओमनी ग्रुप पर सिंध सरकार की मेहरबानियों का खुलकर तस्करा करेंगे और जिक्र करेंगे अमन के लिए पाकिस्तान के तारीख़ी इक़दाम का, जिसके चर्चे सरहद पार भी हो रहे हैं। मोहब्बत और खुलूस की डोर से भारत से मेहमान खिंचे चले आए हैं। भारत की साजिशें हो रही हैं नाकाम, लेकिन पाकिस्तानी टीम कामयाब हो गई है। कीवीज से पहले टेस्ट का ऐसा बदला लिया है कि सब दंग रह गए। यासिर शाह तो न्यूजीलैंड पर कहर बनकर टूटे हैं। यासिर शाह की जादुई बॉलिंग की भी बात करेंगे आज प्रोग्राम में, लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जाने दिए जल्दी। तब्दीली सरकार का यू टर्न, सवाबदीदी फंड खत्म करने का दावा हवा हो गया। वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटरीट से जारी मरासले ने पोल खोल दिया। उस्मान बुज़दार के स्पेशल सेक्रेटरी का सेक्रेटरी खजाना को मरासला, 5 करोड़ रुपए फौरी जारी करने का हुक्म। रकम कहाँ खर्च होगी, मरासले में कोई वजाहत नहीं। करदा याद मैं बीतिया दौर आया, अज एदी जियारत मैं करन खातर सोने यारां दे शहर लाहौर आया। वज़ीर आज़म इमरान खान करतारपुर राहदारी का कल संगे बुनियाद रखेंगे। तकरीब में शिरकत के लिए सिद्धू पाकिस्तान पहुंच गए हैं। बोले इमरान खान ने जो बीज बोया वो पौधा बन चुका है। 3 महीने पहले किए गए वादे की तकमील हो गई। करतारपुर राहदारी से करोड़ों सिखों को खुशी हुई। साबिक भारतीय क्रिकेटर ने अपने मखसूस अंदाज में कई अशार भी सुनाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास 100 रोज़ा कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। किफ़ायत शियारी मुहिम, नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे समेत दीगर उमूर पर तफसीली गौर। इमरान खान बोले कौम से किया गया हर वादा पूरा करेंगे। 100 रोज़ में किसने क्या किया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया है। हथियार बराए अमन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2018 का कराची के एक्सपो सेंटर में आगाज़। अमरीका, बरतानिया, रूस और चीन समेत 50 ममालिक के 250 से ज़ायद वफूद की शिरकत। 4 रोज़ा नुमाइश में इंसदाद दहशत गर्दी का अमली मुजाहिरा। सदर मुमलिकत कहते हैं हमारे हथियार दिफा के लिए। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, कोरंगी में KDA टीम पर हमला, पथराव और डंडों के वार से 4 मुलाजिमीन जख्मी। काबजीन के पथराव से मशीनरी को भी नुकसान पहुंचा। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी उस टॉपिक से कि जिसका तस्करा अब हर ज़बान पर होगा। और तस्करा ये नहीं होगा कि मुबारक हो आपके 100 दिन पूरे हो गए, बल्कि तस्करा ये होगा कि 100 दिन में किया क्या। वादे तो बहुत किए थे, दावे तो बहुत किए गए थे, लेकिन कितने वादे पूरे किए, कारकर्दगी क्या रही, जो कहा था उस पर अमल किया है या नहीं किया। ये वो सवालात हैं कि जिनके जवाबात देने के लिए तब्दीली सरकार को अब तैयार रहने की अशद ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, लगता है ऐसा है कि PTI के पास भी यू टर्न का सहारा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को देखें तो वो तो जनाब इसको पहले ही सनद दे चुके हैं। हुकूमती पॉलिसी पर मुस्तकिल मिजाजी न होने की वजह से तनकीद बढ़ी, तो वज़ीर आज़म इमरान खान को यहाँ तक कहना पड़ गया कि हालात के मुताबिक यू टर्न न लेने वाला कभी कामयाब लीडर नहीं होता। यू टर्न और PTI का साथ कब किस तरह रहा है, पहले ये देखें फिर इस पर आगे बात करते हैं। कोई बात मैंने अपने अवेलेबल डेटा के एतबार से कोई बात आपके सामने की हो, फ़र्ज़ करो मैं इंसान हूँ ना, है तो उसके बाद अगर मुझे ख्याल हो कि नहीं मुझे अपनी राय बदलनी पड़ेगी तो मैं ज़रूर बदलूँगा। इसमें कोई यू टर्न नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुझे फ़ख्र है इस बात के ऊपर कि भाई जब आपको नज़र आ गया कि नहीं इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल का अंदाज़ा नहीं होगा जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे। ऐसे यू टर्न जो लॉजिक बेस्ड हों लेना चाहिए। अब अंदाज़ा हुआ कि किस मुसीबत में पड़ेगा। तो
अब इक़्तिदार की सड़क पर अचानक एक के बाद एक यू टर्न सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाबदीदी फंड्स ख़त्म करने के बड़े बड़े दावे किए थे। ये दावे ज़रा याद करें, फिर कौन फंड ले रहा है इस पर बात करेंगे। तमाम तर जो डिस्क्रिशनरी अमाउंट्स हैं जो कि वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत और MNAs इस्तेमाल करते थे, उन तमाम की डिस्क्रिशन ख़त्म कर दी गई है। लेकिन आदत कहिए या खसलत कहिए कि उसके ऐन मुताबिक फिर यू टर्न ले लिया गया। सवाबदीदी फ़ंड ख़त्म करने के दावेदारों ने फ़ंड मांग लिए हैं सादे से, लेकिन बकौल वज़ीर आज़म सबसे ज़्यादा पावरफुल वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने 5 करोड़ रुपए फौरी जारी करने का हुक्म दिया है। हुक्म ये सादिर किया है और वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटरीट से जारी मरासले ने ये पोल खोला है। लेकिन इस पर ज़्यादा अचंभे की बात यह है कि ये 5 करोड़ रुपए खर्च कहाँ किए जाएंगे, किस मद में मांगे गए हैं, इस बारे में किसी किस्म का कोई तस्करा किया नहीं गया है। उस्मान बुज़दार के स्पेशल सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी ख़जाना को मरासला भेजा जिस लेटर के ज़रिए फ़ंड्स मुख्तस हुए हैं। ये लेटर भी मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। लेटर मौजूद है लेकिन 5 करोड़ रुपए का कोई हिसाब मौजूद नहीं है। अब ये मांगे क्यों जा रहे हैं, खर्च कहाँ होंगे, किसी किस्म की कोई वजाहत इस पर नहीं है। नईम अशरफ भट्ट साथ मौजूद है, उनसे मैं बात करने से पहले नईम, कल भी आपने कारकर्दगी का ज़बरदस्त पोल खोला था कि 100 दिन पूरे हो गए हैं और पंजाब में क्या कुछ हुआ है, लेकिन ये एक और यू टर्न किस बात के लिए ये 5 करोड़ रुपए मांगे गए हैं, कुछ पता चला है आपको? जी किरण, ये तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ही बताएंगे। हम तो यही कहेंगे कि फिलहाल ये वज़ीर आला ने मांगे हैं तो ये उन्हीं के लिए हैं और उन्हीं को ही जाएंगे, क्योंकि इसमें इस लेटर में ये बिल्कुल नहीं लिखा, जैसा कि अभी आप कह भी रही थी कि ये 5 करोड़ यानी 50 मिलियन कहाँ खर्च होंगे। ये लेटर वो है जो इसमें पहले हवाला दिया गया है 11 अक्टूबर के लेटर का, जिसमें ये 50 मिलियन यानी 5 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खुद ही के ये 5 करोड़ रुपए सवाबदीदी फंड के लिए वज़ीर आला को दिए जाएंगे। ये 11 अक्टूबर को ये ऑर्डर हो गया। उसके बाद अब जब एक महीना गुजरा, 1.5 महीना, तो जरूरत महसूस हुई उन पैसों की, तो अब 23 नवंबर को ये लेटर जो है वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से, वज़ीर आला हाउस से, वज़ीर आला के स्पेशल सेक्रेटरी ने ये सेक्रेटरी खजाना को ये डायरेक्शन दी है, ये भेजा है लेटर के वो अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उन्हें डिजायर कर रही है। ये कह रही है, डायरेक्शन है कि फौरी तौर पर ये 5 करोड़ रुपए जो हैं, जो कि 11 अक्टूबर को एलोकेट हुए थे, अब वो रिलीज कर दिए जाएं। अब किरण, इसमें अहम बात ये है कि 23 नवंबर का ये लेटर है एलोकेशन रिलीज के लिए। अब इसको भी अब 5 दिन गुजर गए हैं। इम्कान ये भी है कि क्योंकि वजीर आला है, फौरी अमल होता होगा, हो सकता है ये पैसे उन्हें मिल भी गए हों, अगर नहीं भी मिले, लेकिन इसमें ये लिखा है कि अर्लीस्ट जल्द अज जल्द ये पैसे जो कि 11 अक्टूबर को पहले एलोकेट हुए थे, अब ऑर्डर हो रहा है कि ये रिलीज कर दिए जाएं यकमुश्त। अब 5 करोड़ रुपए एलोकेट हुए, ये भी पॉसिबल था कि कहा जाता है कि 50 लाख पहले दें, 25 लाख दे दें, 1 करोड़ दे दें, नहीं, 5 करोड़ रुपए एक ही दफा कहा गया है वजीर आला की जानिब से। इतनी कुछ जल्दी है और सिर्फ अभी 100 दिन, तो एक दिन अभी भी 100 दिन को रहता है किरण, 100 दिन मुकम्मल नहीं हुए और 5 करोड़ रुपए नहीं। जरा साथ ही मौजूद रहिएगा, फयाजुल हसन चौहान साहब हैं प्रोग्राम में साथ, वजीर इत्तलात पंजाब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये 5 करोड़ रुपए वजीर आला साहब ने जो मांगे हैं, जो इस वक्त मैं अपनी स्क्रीन पर वो इसका नोटिस भी दिखा रही हूँ, इसका मरासला भी दिखा रही हूँ, इसमें कहीं पर तस्करा नहीं है कि 5 करोड़ रुपए किस मद में मांगे गए हैं। आप वजीर इत्तलात हैं, आप बता सकते हैं सर? नहीं, पहले मुझे आप ये बताएं कि किस खाते में और किस मद में 5 करोड़ किसने मांगे? सर, ये तो ये जो मरासला है, इसमें वजीर आला साहब ने हुक्म दिया है कि 5 करोड़ रुपए फौरी तौर पर जारी किए जाए, लेकिन क्यों ये नहीं बताया गया। सवाबदीदी फंड के बारे में कहा गया, वो तो खत्म नहीं हो गए थे आप लोगों की तरफ से? पहले मुझे आप बताएं ना, अब आप इतनी बड़ी खबर अपनी तरफ से ब्रेक कर रही हैं, पहले मुझे ये तो बताएं कि खबर की पूरी डिटेल। सर, मैं अपनी तरफ से ब्रेक नहीं कर रही हूँ, मेरे पास ये मरासला भी मौजूद है। मरासले की डिटेल बताऊंगा कि ये तो कोई डिटेल नहीं है कि 5 लाख रुपए जारी कर देंगे ना, किस खाते में, किस मद में, किस प्रोजेक्ट के लिए, नहीं बताइए जरा। सारी डिटेल बता के, ये लेटर है 23 नवंबर का, जो वजीर आला हाउस के स्पेशल सेक्रेटरी ने जो सेक्रेटरी खजाना है उनको एड्रेस करके कहा है कि ये 5 करोड़ रुपए यानी 50 मिलियन, जो कि 11 अक्टूबर को लेटर नंबर
400290 ये 11 अक्टूबर का लेटर है। इसके मुताबिक जो 5 करोड़ रुपए वजीर आला के स्वास्थ्य फंड के लिए, जो कि आप जिस पर तनकीद पिछली हुकूमत में करते रहे हैं, वो 5 करोड़ रुपए जो कि 11 अक्टूबर हुए थे, अब 23 नवंबर के इस लेटर के मुताबिक फौरी तौर पर वो रिलीज जाए। अब इसमें इस काम के लिए भाईजान एक मिनट सुन लो, अब खामोशी से सुन लेना। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि ये किस काम के लिए, किस जनाब आर्टिकल के तहत, किस खाते में, पूरा लेटर तो आपने ले लिया लेकिन उस लेटर की तफसील भी तो बताओ ना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, यही आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें ये नहीं लिखा कि डिस्क्रिशनरी ये 5 करोड़ रुपए वजीर आला कहाँ खर्चेंगे, इसीलिए आपको यही पूछने के लिए सुन लो ना, इस लेटर में ये नहीं लिखा। ये आपने टाइम्स टीवी चैनल का भी, और टीवी चैनल जो है ना वो लाखों रुपए का होता है। ये आपका जो इस वक्त जो पीछे आपके जिसने सारी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे चलाने की कोशिश की है, उसका एहतसाब होना चाहिए कि मेरा वक्त भी जाया किया और आपका वक्त भी जाया किया और टीवी का वक्त भी जाया किया। तो खुदा के चलें सर, अब आप वक्त जाया ज्यादा ना करें सर, आप मुझे बता देना। आप जवाब, अच्छा आप सुनो तो सही ना, अब मैं जवाब देने लगा हूँ ना। तो खुदा के बंदो, ये दिन में कम से कम जो है ना कुछ 100 इस किस्म के जनाब सीएम या पीएम जो है ना प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, वो इस किस्म के लेटर्स जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को इशू करते रहते हैं। ये लाजमी नहीं होता कि वो स्वाबदीदी। अब पूरी सुन लो ना यार, खुदा का वास्ता है, अब सुन लो। जी जी फयाज साहब आप सुना दीजिए। एक इंतहाई इररेलेवेंट जनाब आपने एक स्टोरी जिसकी कोई तुक ही नहीं बनती थी, उसको स्वाबदीदी फंड करार दे के आपने अपनी तरफ से आप इसको क्लियर कर दें ताकि हमें भी लगे कि इररेलेवेंट है। अब सुनो ना, अब सुन लो, खुदा का वास्ता है, अब सुनो भाईजान, ये कोई स्वाबदीदी फंड नहीं है, ये डेली की प्रैक्टिस होती है। चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो पूरे के पूरे खजाने का कस्टोडियन होता है और खजाने से मुतल्लिका आपके जो 40-45 जो आपकी मिनिस्ट्रियां हैं, उसके तहत जो अरबों रुपए की जो है वो ट्रांजैक्शन और लेन देन होती है, उसमें एंड पे आके चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल जो है वो दरकार होती है। उसी तरह का कोई एक लेटर आपने पकड़ लिया और आपने उछल के जनाब स्वाबदीदी फंड कहना शुरू कर दिया। खुदा का वास्ता यार, सुनाता हूँ, ठीक है समझना है अंग्रेजी में शायद। फयाज साहब आपने अपनी पूरी बात की है, आपने पूरा टाइम लिया, अब जरा नईम की बात भी सुन लीजिए। सर जो आप बात कर रहे हैं, नईम आपको इसका जवाब देना चाह रहे हैं, आप इनकी बात भी सुन लीजिए। नईम कहिए। अभी सुनो ना, अब आपको चाहिए कि उल्टा आप कहें कि यार सॉरी ये गलत हो गया जनाब, इस तरह नेक्स्ट टाइम इस तरह नहीं करेंगे, आप फिर जिद कर रहे हैं। सर आप सुनेंगे तो मौका मिलेगा ना कि हम सॉरी करेंगे या आप सॉरी करेंगे। सर सुन तो लें पहले। अच्छा सुनो तो सही ना, सुनो ना, मैंने आपके सामने ये बात रखी कि अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है डेली बेसिस पे। फाइनली आके जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है मुल्क का या सूबे का, उसकी अप्रूवल से, उसके लेटर से जो है ये सारी खजाने की ट्रांजैक्शन होती है। आपने उस किस्म का एक लेटर आपने ले लिया, आप उसको स्वाबदीदी फंड करार दे के जनाब आपने इतना जनाब चीज़ा चलाना शुरू कर दिया। ना किया करो इस तरह जनाब। फयाज साहब थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें सर, नईम की बात भी सुन लें। फयाज साहब नईम की बात भी सुन लें। नईम आप कंप्लीट कीजिए। ब्रेकिंग न्यूज ना आई तो चैनल नहीं चलेगा जना किसी दिन। फयाज साहब पहले आप नईम की बात सुन लें सर। चौहान साहब बात सुन ले, या कभी ठंडा काम भी चला लिया करें। फयाज साहब सुकून से बात सुन लीजिए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है शायद आप बौखलाहट का शिकार हो रहे हैं इसकी वजह से। कभी आप कभी हंस रहे हैं, कभी आप बात करें, सुन तो ले सर। सर स्वाबदीदी फंड इसके ऊपर लिखा हुआ है, कहाँ खर्च होगा ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सर नईम की बात भी तो सुन लें सर एक दफा। साहब का खाना है इंडियन जर्नलिस्ट के एजाज में, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। बहरहाल जो है ना, मैंने जो क्लैरिफिकेशन दे दी थी वो आपको दे दी, फिर इंशाल्लाह बाकी का बाद में बताएंगे। बिल्कुल चौहान साहब आप खाना खाएं, आपको नहीं फयाजुल हसन चौहान साहब, लेकिन आप न बात पूरी समझ पाए हैं या फिर समझ गए हैं, इसी वजह से आप इसको शायद गोल मोल कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। बहरहाल हमारे पास तो ये डॉक्यूमेंट है, स्वाबदीदी फंड इसके ऊपर लिखा हुआ है। स्वाबदीदी खत्म करने की बात ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की जा चुकी है, और जब इमरान खान की जानिब से यू टर्न के हवाले से जिस तरह के बयानात सामने आ गए हैं, तो फिर हम सवाल उठाते हैं क्या यही वजह थी, इन्हीं वजूहात की बिना पर यू टर्न के हवाले से इस तरह के बयानात देकर इन इक़दामात का सहारा लिया गया है। बहरहाल आपको इसको क्लियर करने के बजाय खाना खाने की शायद बहुत ज़्यादा जल्दी थी। अदनान आदिल साहब इस वक्त शायद हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। सर आपको मैं वेलकम कहूँगी। फयाजुल हसन चौहान साहब की आपने बात सुनी, बहरहाल उनकी बात में समझ नहीं आ रहा था कि सुना क्या जाए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम उनसे पूछना क्या चाह रहे हैं, या समझ गए थे फिर भी वो घुमा रहे थे। स्वाबदीदी फंड खत्म करने के दावेदारों ने सर फंड मांग लिए हैं। यू टर्न का जो बयान था इन्हीं इकदामात को सहारा देने के लिए तो नहीं दिया गया था?
ये बात सही है कि पीटीआई ने बहुत से इश्यूज़ ऐसे हैं, बहुत से मामलात ऐसे हैं जिन पर अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है। जब वो पार्टी इक़्तिदार में नहीं आई थी तब उनका एक मौक़िफ़ था, इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने रफ्ता रफ्ता अपना मौक़िफ़ तब्दील करते रहे। अब ये भी एक ऐसा मामला है, बहुत से इश्यूज़ पर उन्होंने बहुत ऐसी बातें की, ऐसे वादे किए जो प्रैक्टिकल नहीं थे। मसलन ये कि उन्होंने अब जैसे वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, 3 महीने तक उन्हें जाना पड़ा 3 मुल्कों में। इसी तरह अब ये सवाबदीदी फ़ंड है, ये प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो हैं तो अरबों रुपए के सवाबदीदी फंड्स इस्तेमाल करते हैं। ये तो सिर्फ 5 करोड़ रुपए हैं। इस पे बहुत अरसे से प्रैक्टिस होती आ रही है। ठीक है सर, प्रैक्टिस होती आ रही है। ये वजीर इत्तलात हैं, पंजाब के वजीर इत्तलात हैं, इनकी जानिब से मान लिया जाना था जो उसके ऊपर लिखा हुआ है। हम अपनी तरफ से ब्रेकिंग न्यूज बनाकर तो ये बात नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह से हम कल बात कर रहे थे, महातीर मोहम्मद साहब की हमने मिसाल दी थी, वजीर आजम साहब के लिए बड़े वो उनको आइडियलाइज करते हैं और उनके जब वादे दावे पूरे नहीं हुए थे तो उन्होंने उसके लिए माफी मांग ली थी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस तरह का एटीट्यूड सामने आ रहा है, एक छोटी सी खबर पर जिस पे वजीर इत्तलात मान के नहीं दे रहे, आपको लगता है जो वादे दावे पूरे नहीं किए 29 तारीख को वजीर आजम के खिताब के बाद ये माफी मांगेंगे कि जो दावे जो वादे जो 100 दिन के लिए किए थे उस पर माफी मांगेंगे? ये नहीं, मुझे नहीं लगता। इनका काफ़ी जारहाना रवैया है और ये माफ़ी मांगने वाले लोग नहीं हैं। और सियासतदान जो हमारे मुल्क में ये रिवायत भी नहीं है कि कोई गलती करके माफ़ी मांग लेता है। मेरा ख्याल है कि इन्हें कह देना चाहिए कि ज़रूरत थी किसी इशू पर, कोई ऐसी सड़क होगी जो टूटी हुई होगी किसी दूर अफ्तादा इलाके में, कोई हस्पताल होगा, कोई तालीमी इदारा होगा जिसका चीफ मिनिस्टर ने नोटिस लिया और वो बजट में उसमें शामिल नहीं थी उसके लिए कोई रकम, तो इसलिए उन्होंने अपनी सवाबदीद के ज़रिए उसके लिए रकम मांग ली और उसे कहा कि वहाँ पे खर्च करो। इन्हें वजाहत कर देनी चाहिए कि उसके पीछे कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा ऐसा काम है जो रुका हुआ था और जिसको फौरी अटेंशन की ज़रूरत थी, इसलिए सवाबदीदी फ़ंड मांगा गया है। मेरा ख्याल है उनके पास मालूमात मुकम्मल नहीं थी, मालूमात भी मुकम्मल नहीं थी, सुनना भी नहीं चाह रहे थे, समझना भी नहीं चाह रहे थे। सवाबदीदी फ़ंड इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, वजीर आला साहब का सवाबदीदी फंड है जिसके लिए उन्होंने हुक्म सादिर किया है कि ये फौरी तौर पर इनको दिए जाए, रिलीज किए जाए। 11 अक्टूबर का ये लेटर, 23 नवंबर को ये हुक्म सादिर होता है और नहीं बार बार कोशिश कर रहे थे कि क्लियर किया जाए, उनको बताया जाए कि सर माफी मांगने की जरूरत या जहमत हमें नहीं करनी पड़ेगी, शायद आप जवाब पूरा नहीं दे पा रहे हैं, शायद आपको माफी मांगनी पड़ जाए। नहीं, आप जो उनको बताना चाह रहे थे, यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई ना कोई तो इस वक्त देख रहे होंगे, उनको जरूर आप बता दें। किरण, पहली बात तो ये है कि इख्तिलाफ साहब जो हैं, जो वो कह गए हैं, मेरा ख्याल है मजीद अपनी हुकूमत को और खुद को फंसा गए हैं जी। उन्होंने बार बार, मेरा ख्याल है शायद हम यही कहेंगे, बुखलाहट में शायद कहा होगा कि बार बार कह रहे हैं कि इस तरह के तो बीसीओ जो हैं वो वजीर आला रोज करते हैं, वजीर आजम रोज करते हैं। अब अगर इस तरह के करते हैं तो ये फिर 5 करोड़ का बीसीओ से बड़ा सवाल है ये तो, सवाबदीदी फंड कितने करते होंगे जी। अच्छा, वो अब एक बात दूसरा उन्हें समझ आ गई थी कि ये सवाबदीदी फंड, अब वो सवाबदीदी फंड हम डिक्शनरी कह रहे हैं, लेटर पढ़ के सुना रहे हैं, अब वो उधर नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं ये किसी चीज के लिए मांगा होगा। अब जब उन्हें सवाल ही ये हम कर रहे हैं कि भाई ये बता दें आप वजीर इत्तलात तर्जुमान हैं, तो ये बता दें कि ये पैसे कहाँ जाएंगे। इस लेटर के मुताबिक तो ये 5 करोड़ सिर्फ वजीर आला के लिए हैं, इसमें ये नहीं लिखा कहाँ लगाने हैं उन्होंने। सवाबदीदी फंड और दूसरा अदनान साहब कह रहे थे कि करोड़ों अरबों खर्चे जाते हैं, इतनी जल्दी 3 महीने में, और खास तौर पे तब्दीली सरकार जो कि कह रही थी कि ये है ही गलत सवाबदीदी फंड, और पहले 3 महीने में 5 करोड़ मांग लिया है, यकमुश्त मांग लिया है। ये अगर इसको आप 5 साल से या 1 साल से आप थोड़ा जमा करें और ज़रब दें तो पता लगेगा ये अरबों ही चले जाएंगे। इतनी जल्दी वजीर आला उस्मान बुज़दार, जिनकी परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान पहले ही हैं, कल हमने वो खबर भी दी कि जो रिपोर्ट दे रहे हैं 100 दिन की, उसमें कुछ भी नहीं है। वो वजीर आला 5 करोड़ शख्सी खजाना को कह रहे हैं कि फौरी तौर पर जारी किए जाएं। और नहीं, आपने एक और पॉइंट भी बड़ा अच्छा रेस किया कि ये वजीर इत्तलात पंजाब है या इनके इल्म में नहीं है या फिर ये बताना नहीं चाहते। एक जानिब फवाद चौधरी साहब विफाकी वजीर इत्तलात हैं, उनकी जानिब से कुछ ऐसे बयान दिए जाते हैं कि तज्जियाकारों की जानिब से कहा जाता है कि यही अपनी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर वजीर इत्तलात पंजाब ने भी आज एक ऐसा बयान दे दिया है
कि इनके लिए मुश्किलात का सामना हो सकता है मजीद। और फिर 100 दिन के बाद PTI अवाम को अब जवाब दे, लेकिन जो इकदाम हो रहे हैं वो बरक्स दिखाई दे रहे हैं। अदनान आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। नहीं, बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं आप, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। अगले टॉपिक दूंगी, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कायम JIT की जानिब से महकमा आबपाशी और वर्क सर्विसेज में 10 सालों में कितने ठेके दिए गए थे और सिंध हुकूमत के बैंक्स के 7 अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली गई थी, जिसके बाद हुकूमती अफसरान परेशानी से दो चार थे। समा ने बीमार सनतों के नाम पर ओमनी ग्रुप को नवाजने का भांडा बहुत पहले फोड़ा था। बीमार सनतों के नाम पर जारी तमाम फंड्स ओमनी ग्रुप को दिए गए। अब एक और स्कैंडल जनाब सामने आ रहा है, सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का ही ये स्कैंडल है, जिसमें एक और बड़ा इंकशाफ हुआ है। दादू शुगर मिल जिसकी रकम क्या थी और वो कितने कम दामों में फ़रोख्त की गई, इसके बाद शुगर मिल भी आ गई है ठट्टा की, जो कि कौड़ियों के दाम फ़रोख्त की गई है। JIT को सस्ते दामों फ़रोख्त होने वाली मिलों के सबूत मिल गए और जो नाम आ रहा है वो बहुत अहम और बड़ा नाम है। मुराद अली शाह साहब बतौर वज़ीर ख़जाना ओमनी ग्रुप को मिल की फ़रोख्त में इनकी जानिब से अहम किरदार अदा किया गया है, ऐसा इंकशाफ, ऐसा इल्ज़ाम सामने आ रहा है। मुराद अली शाह ने समरी में ओमनी ग्रुप की जनाब दिल खोल कर तारीफ़ की है। बंद होने वाली ठट्टा मिल पर 1 अरब रुपए बतौर ग्रांट भी लिए गए। मंसूर मुगैरी साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मंसूर, जो इससे पहले वाली दादू शुगर मिल थी उसकी रकम गालिबन 46 करोड़ 52 लाख रुपए थी, जो कि 37 करोड़ का नुकसान सरकारी खजाने को पहुंचाया था और 9 करोड़ में फ़रोख्त कर दी थी। इसमें तो सबसे पहले बताएं कितना खुर्द-बुर्द किया गया है, कितने में फ़रोख्त की गई, कीमत क्या थी इसकी? ये देखें, ये जो ठट्टा शुगर मिल है ये 2012-13 में उससे पहले सिंध हुकूमत की मिल्कियत थी, लेकिन क्योंकि खसारे में जा रही थी तो इसको उन्होंने फ़रोख्त किया। तो हाई कोर्ट की जानिब से स्पेशल असाइनी भी मुकर्रर हुआ। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स में जो समरी है वो तो ये बता रहा है कि उसमें 2-3 और लोग भी थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसमें एक चेतन मल कोई है ठेकेदार, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। उन्होंने 27 करोड़ रुपए के ये एसेट्स हैं टाटा शुगर मिल के, उन्होंने 23 करोड़ की बोली लगाई। 1 करोड़ रुपए उन्होंने बतौर सूथी रकम भी दी, लेकिन फिर वो डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक फिर वो वापस नहीं आए। जो हमारे सोर्सेज वो ये कह रहे हैं कि सिंध की जितने भी शुगर मिले हैं वो कौड़ियों के दाम बेचे गए हैं और इसमें जितने और लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको भगाया गया, उनको जानबूझ करके इस तरह का माहौल पैदा किया गया। वो ये ठट्टा से कितना फायदा उठाया गया ये देखिए, ठट्टा की शुगर मिल है, इन्होंने जो 23.5 करोड़ में चेतन मल ने इसकी बोली लगाई थी वो 12.5 करोड़ में फ़रोख्त हो गई। तो तकरीबन 11.5 करोड़ रुपए का यहाँ लॉस नज़र आ रहा है। और साथ में अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि उसी शुगर मिल पे फिर बतौर जो है सिक इंडस्ट्रियल यूनिट बीमार सनतों के नाम पर 2 किस्तों में 1 अरब रुपए इसी मिल पे उन्होंने ले लिया था। जो मिल 12.5 करोड़ में खरीदी गई उस पर 1 अरब रुपए इन्होंने उस पर सिंध हुकूमत के जने ग्रांट दे दी। मिल बंद है अभी तक। इसमें मैं पेपर दिखा सकता हूँ, इस पेपर में वाज़ह तौर पर उन्होंने लिख के दिया था कि जो है हम इस मिल को 8 से 24 महीनों के अंदर चालू करेंगे, लेकिन वो मिल वो स्टार्ट नहीं हो पाई, अभी तक जो के तू बंद है। लेकिन सबसे जो अहम बात है मैं अपने नाज़रीन को दिखाना चाहता हूँ, उस दौर के जो वज़ीर ख़जाना थे सैयद मुराद अली शाह साहब, उनकी हैंड राइटिंग है, उन्होंने लिखा है, उनके इतने खुसूसी नोट लिखा है, उसके तारीफ में पुल बांध दिए हैं कि ओमनी जो है इसके जो है बिल्कुल ये जरा हम दिखा भी देते हैं ना स्क्रीन पर किस तरह से मुराद अली शाह साहब की जानिब से। बिल्कुल मैं आती हूँ आपकी जानिब, मंसूर मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ आपकी जानिब। मुराद अली शाह साहब बतौर वज़ीर ख़जाना ओमनी ग्रुप को मिल की फ़रोख्त में उनकी जानिब से बड़ा अहम किरदार अदा किया गया, तारीफ़ों के पुल बांध दिए गए, जो कितने घाटे में चल रही थी या उसका किस तरह से सौदा हुआ, उसके बाद उसकी ग्रांट भी जारी कर दी गई। मुझे ये बताएं कि मुराद अली शाह साहब ने बतौर वज़ीर ख़जाना ओमनी ग्रुप के लिए राह क्यों हमवार की? मंसूर देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि मुराद अली शाह वज़ीर ख़जाना थे तो उन्होंने ये उनके दिमाग में ये बात होगी, जो बड़े साहब हैं उनकी खिदमत करने के साथ जो ओमनी के अनवर मजीद है उसकी खिदमत करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके टारगेट्स उनके गोल तो यकीनन होंगे कि मुझे ऊपर जाना है, इसीलिए ओमनी ग्रुप के अभी से उनकी खिदमत करनी है। तो जो वज़ीर ख़जाना साहब थे मुराद अली शाह साहब, उन्होंने न सिर्फ बड़े साहब की खिदमत की लेकिन इसके ओमनी वाले की बड़ी खिदमत की। आप देखिए उसके अपने डिपार्टमेंट महकमा ख़जाना शुगर मिल के फल मिल रहे हैं जो अभी जहाँ हम जिस ओहदों पर हम देख रहे हैं। जी देखिए, महकमा ख़जाना का जो सेक्रेटरी है वो उसमें अपने नोट में लिख रहा है कि ये जो रेट है जो उन्होंने बोली लगाई है वो बिलो है, कम है। तो उसने ऑब्जेक्शन किया है। इसके बावजूद उसका जो वज़ीर ख़जाना है उसने 6 लाइनों की एक अपने हाथ से एक लकीरें लिखी है, उस पर तारीफ़ें की है कि
ओमनी वालों के बहुत बड़ा जो है तजुर्बा है, ये वहाँ के लोकल लोगों को फ़ायदा होगा, इकनॉमी को फ़ायदा होगा, दादू मिल लोदर शुर मिल उन्होंने चलाया, तो इसलिए इनकी जो बोली है उसको कबूल की जाए। जबकि चीफ मिनिस्टर का भी यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब ने सिर्फ साइन किया है, चीफ सेक्रेटरी ने सिर्फ साइन किया है, जबकि वज़ीर ख़जाना को आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने 6-7 लाइनें जो अपने हाथ से लिखी उसमें ओमनी की तारीफ़ की। इससे आप उनका इंटेंशन समझे, उसके उनका मकसद समझे कि वो चाह रहे थे कि अनवर मजीद साहब को किसी तरह ये मिले और उसकी नौकरी पक्की हो और आइंदा बड़े साहब जो उनसे खुश हों। अच्छा, तो JIT को तमाम मामले में अब तक कितने सबूत मिल चुके हैं मंसूर? जी, मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक JIT के पास ये जो शुगर मिले हैं जो सस्ते दामों भेजी गई, उनके तमाम सबूत आ गए हैं। वो अफसरान को तलब कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। जबकि कई अफसरान जो है ना वो फट पड़े हैं, वो राज उगल रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो आइंदा दिनों जो है ना ये मज़ीद मामला खुलेंगे और हो सकता है कि सिंध हुकूमत के जो अहम ओहदों पर बैठे लोग हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलातें आने वाली हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट तो JIT के पास वैसे ही आ गए। अब अफसरान भी खुल पड़े हैं, अब अफसरान खुद बता रहे हैं, क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि आप छुपा सकें। तो इसलिए जिन्होंने अपने हाथों से ये तहरीरें लिखी हैं, फ़ायदे दिए हैं, उनके लिए मज़ीद मुश्किलातें आने वाली हैं। अच्छा मंसूर, पंजाब में तो वादा माफ गवाह सामने आ रहे हैं, क्या सिंध में ऐसा कुछ है जो गिरफ्तार हैं, वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं? हाँ, देखिए, अब जो गिरफ्तार अनवर मजीद, उनके बेटे और हुसैन लवाई साहब सिंध में थे, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्डर किया गया कि उनको मुंतकिल करें। मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आज उनको मुंतकिल होना चाहिए था और हो चुके होंगे अब तक, और उसके बाद ही अब पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से उनका नेटवर्क टूट जाएगा। क्योंकि सिंध में बैठ के वो नेटवर्क चला रहे थे, जिसके JIT ने भरी अदालत में चीफ जस्टिस के सामने ये बात रखी है कि ये नेटवर्क चला रहे हैं, इनसे हम तफ्तीश नहीं करें, इनको यहाँ से निकालें। अब ये निकले हैं तो अब मज़ीद पेशरफ्त होगी, बहुत सारे लोग अपने और मुंह खोलेंगे और बड़े राज उसमें खुलेंगे। जैसे जैसे सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल के ताने बाने जुड़ते भी जा रहे हैं और खुलते भी जा रहे हैं, तो अब ज़रा परेशानी बढ़ती सी जा रही है। देखते हैं कि ये कहाँ जाकर इसका स्टॉप सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया गैरी, आप साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सिद्धू के हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। कराची का इलाका कोरंगी महरान टाउन, यहाँ KDA टीम पर हमला हुआ था, इस हवाले से आपको पहले बताया था हमने, लेकिन अब इलाके में कशीदगी बरकरार है। मुजाहिरीन की जानिब से वर्कशॉप में दाखिल हुए हैं, ये 4 मोटरसाइकिलों को नजर आतिश कर दिया है, 2 गाड़ियों को आग लगा दी है, KDA की टीम पर अलग हमला किया है। मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद बड़ी तादाद में, इस वक्त भी ये सिलसिला जारी है। मनाजिर मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ। वर्कशॉप में घुसे हैं, मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंटी इंक्रोचमेंट जो इस वक्त पूरे कराची में जारी है, पूरे कराची में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। जब टीम वहां पर पहुंची है अपनी ड्यूटी पर, अपने काम को करने के लिए, तो जो मुजाहिरीन जो नहीं चाहते कि गैर कानूनी उनकी जो तजावुजात हैं उसे ख़त्म किया जाए, उनकी जानिब से ये मुजाहिरीन हैं जो कि कर रहे हैं हरकतें। 4 मोटरसाइकिलों को नजर आतिश किया है, 2 गाड़ियों को आग लगा दी है, KDA की टीम वहाँ पर मौजूद है, उन पर हमला किया है और ताहाल ये मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं। शाहनवाज अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाहनवाज, ये मुजाहिरीन, इन्हें रोकने के लिए नफरी कितनी बड़ी तादाद में, ये बताइएगा, क्या इन्हें मालूम नहीं है कि गैर कानूनी तजावुजात सारे कराची से साफ की जा रही हैं? देखिए किरण, अगर आप नफरी की बात करें तो इस वक्त जो है 4 थानों की नफरी और इसके अलावा रेंजर्स की भारी नफरी इलाके में मौजूद है। महरान टाउन इस वक्त जो है एक मैदान जंग बना हुआ है। मुजाहिरीन जो है इंतहाई मुश्तइल हैं और उन्हें आज मुश्तइल होने के बाद जो है न सिर्फ मीडिया को निशाना बनाया बल्कि पुलिस और रेंजर्स पे भी पथराव किया, जिसके बाद पुलिस की और रेंजर्स की जानिब से हवाई फायरिंग की गई थी। इस वक्त जो है मुजाहिरीन जो है इन्होंने एक वर्कशॉप में धावा बोला है, वहाँ पे मौजूद 4 मोटरसाइकिलों को नजर आतिश कर दिया है, जबकि अंदर मौजूद दो गाड़ियां थी उनको भी जला दिया है। बिल्कुल साथ ही मुत्तसिल एक स्टेट एजेंसी है जहां पर मुजाहिरीन की जानिब से तोड़ फोड़ की गई पहले, उसके बाद उसको लूटा गया, उसके बाद जो
उसके सामान को आग लगा दी है। पुलिस यहाँ पर पहुंची है, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की जाती है। एक जगह धावा बोला जाता है, जबकि जैसे ही ये पहुंचती है वहाँ की मुजाहिरीन की जानिब से पथराव शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद पुलिस पीछे हटने पे मजबूर हो जाती है। पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग का सिलसिला भी जारी है, जबकि अभी तक जो है यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मुजाहिरीन जो है गिरफ्तार अब तक नहीं हो जाए। पहले इब्तदाई तौर पर 5 लोग जो है गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें से 5 अफराद जख्मी भी बताए जाते हैं। जिसमें केडीए और काम के 4 मुलाजिमीन हैं जो उसमें जख्मी हुए थे, जबकि एक आम शहरी है जो वहां से गुजर रहा था उसको जख्मी हुआ है। अभी भी सूरत हाल खासी कशीदा है और पुलिस की नफरी मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि सूरत हाल को काबू पाया जा सके। जी बहुत अफसोसनाक आप मंजर कशी कर रहे हैं कि मैदानी जंग ये इलाका बना हुआ है, क्योंकि गैर कानूनी तजावुजात हैं। पूरे कराची में इस वक्त हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन मेहरान टाउन पहले यहाँ केडीए की टीम पर हमला किया गया, उसके बाद जो मुजाहिरीन है वहाँ आसपास की अमलाक को, दुकानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, स्टेट एजेंसी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, पास ही गाड़ियाँ मौजूद हैं उनको नजर आतिश कर रहे हैं, मोटरसाइकिलें 4 वहाँ खड़ी हुई हैं तो उसको जला रहे हैं। हालांकि ये तमाम लोगों को पता है कि कराची को इस वक्त क्लीन एंड ग्रीन करने के लिए हुकूमत की जानिब से, हुकूमत सिंध की जानिब से, मेयर कराची की जानिब से इस वक्त काम किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा हमारी आवाम की जानिब से नहीं किया जा रहा है। ये बड़ा अफसोस का मकाम है, क्योंकि इस वक्त ये ऐसी कोई आपकी कानूनी चीज़ को नहीं गिराया जा रहा है, आपके कानूनी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। गैर कानूनी अमलाक हैं, गैर कानूनी तजावुजात हैं कि जिसको हटाया जा रहा है, गिराया जा रहा है। मंजर आपको दिखा रही हूँ, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुजाहिरीन जो मौजूद हैं, क्योंकि वो टीम पर उन्होंने हमला किया है, यहाँ पर मौजूद अमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो इसी वजह से अब गिरफ्तारी भी जो मंजर में हमें दिखाई दे रही है कि गिरफ्तारी भी अमल में आ रही है। आग लगी हुई है, मोटरसाइकिलों को जला दिया गया है, गाड़ियां यहाँ पर लोगों की खड़ी हुई हैं उनको जला दिया गया है। यानी कि अपना गुस्सा इस तरह से निकाला जा रहा है। सब्र की ज़रूरत है इस वक्त, तहम्मुल की ज़रूरत है इस वक्त, और ये समझने की और सोचने की ज़रूरत है कि जो इस वक्त सफाई हो रही है कराची में वो कोई हमारी कानूनी अमलाक नहीं है, ये सरकार की जगह है, ये सरकार की ज़मीन है जहां हमने ही गैर कानूनी तजावुज़ात कायम की थी और अब इसे साफ़ किया जा रहा है। लेकिन शायद इसे समझने का थोड़ा सा फुकदान है, इसीलिए अवाम में गम गुस्सा तो चारों तरफ से ही दिखाई दे रहा है। अब ये एक ऐसा वाक़या, इससे पहले इम्प्रेस मार्केट और सदर में इससे बहुत बड़ा क्लीन ऑपरेशन हुआ है, क्लीन अप ऑपरेशन हुआ है, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई वाक़या हमने नहीं देखा, सिवाय इसके कि जो ताजर बिरादरी मौजूद थी उनकी जानिब से एहतजाज किया गया। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा अफसोस का मंजर है कि टीम पर हमला किया गया, उसके बाद गाड़ियों को नजर आतिश किया गया है। एसएसपी साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, अली रज़ा साहब, उनसे मैं बात करूंगी। अली रज़ा साहब, सबसे पहले तो टीम की खैरियत के बारे में बताइए जो वहाँ पर मौजूद थी, उन पर हमला किया गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वहाँ पे केडीए की तरफ से जो ऑपरेशन चल रहा था, उस ऑपरेशन में पहले ये जो थे जिनके खिलाफ ऑपरेशन था, उन्होंने कुछ एहतजाजन वो निकले और उन्होंने पथराव किया, जिससे केडीए के मुलाजमान में से 2 लोगों को पत्थर लगने से जख्मी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई फायरिंग का, गन शॉट वगैरह का कोई वाकया नहीं हुआ था जी। और उसके बाद फिर जाहिर है कि वो रिटेलिएशन में जिनके नाजायज जगहों पे कब्जे थे और केडीए ने वो एक्शन लिया उसमें, तो वो मुख्तलिफ जगहों पे लोग बाहर निकले। पुलिस भी वहाँ पहुंची है मुख्तलिफ, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत बड़ा इलाका है वो, तो जहाँ जहाँ उनको मौका मिला उन्होंने तोड़ फोड़ करने। जी, गिरफ्तारियां हुई हैं बिल्कुल, और हम मजीद और अगर कोई करेगा। अभी इस वक्त पोजीशन ये है कि हमारी पूरी नफरी यहाँ पे मौजूद है मेहरान टाउन में, और इस वक्त राइट नाउ जो नुकसान उन्होंने थोड़ा बहुत किया है, उसके अलावा मजीद अभी हालात को कंट्रोल किया हुआ है। पेट्रोलिंग भी है हमारी, और नफरी भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है। सर, ये मेहरान टाउन में ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा? देखें, ये डिपेंड करता है, ये मेहरान टाउन को आज से नहीं 90s से इसमें प्रॉब्लम चल रही है, और 90s से ये चीजें इस तरह की हैं जो वक्फे वक्फे से हालात वहाँ पे होते हैं, जिन्होंने कब्जे किए में या जो कब्जे के प्लॉटों की खरीदो फरोख्त है, ये जाहिर है वो लोग हैं जो वो इन चीजों पे फिर रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं, जो उन्होंने गलत काम किए में उसको ढकने की कोशिश। लेकिन अली साहब, इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है, मैंने इसलिए आपसे ये सवाल किया क्योंकि जब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा उस वक्त तक के लिए, क्योंकि एक ये वाकया हो चुका है, आज आप इसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन ये जब तक यहाँ मेहरान टाउन में ऑपरेशन होगा तो तब तक के लिए नफरी की ज़रूरत होगी। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा? देखें, ऑपरेशन अभी इस वक्त राइट ना ऑपरेशन रुका हुआ है, क्योंकि जो हालात हुए थे उसकी वजह से ज़ाहिर है हमें केडीए की उनकी जो टीम थी उसको खतरे में नहीं डालना था जी। हालात को अंडर कंट्रोल कर लिया है, जैसे होगा दोबारा, जिस वक्त केडीए हमें कहती है हम फौरन उनके साथ होते हैं और वो
जब ऑपरेशन करते हैं पुलिस उनको सपोर्ट करती है लॉ एंड ऑर्डर में। अभी जब केडीए का होगा, सर 4 से ज्यादा गाड़ियां जल गई सर, मोटरसाइकिलें वहां पर जल गई, टीम पर हमला हो गया, ऐसे हालात को कंट्रोल में नहीं कहते सर? हालात अब इस वक्त कंट्रोल में है। मैंने ये नहीं कहा कि उस वक्त कंट्रोल में थे और चीजें खराब हो रही थी। जब चीजें खराब हो रही थी उस वक्त खराब हो रही थी, पुलिस पहुंची है वहां पे, हालात को काफी हद तक काबू पा लिया है। पुलिस इस वक्त पेट्रोलिंग कर रही है। जो लोग अभी भी पथराव के लिए निकलते हैं पुलिस पहुंचती है, जो हाथ आता है उसको पकड़ते हैं और फिर भागते हैं वो। फैसल शकील हैं सर, ब्यूरो चीफ कराची हैं, वो भी प्रोग्राम में इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल शकील, आप बात कर सकते हैं अली रजा साहब? जी अली भाई, ये मुझे आपसे पूछना है। अली रजा साहब, ये बताइए कि जो ऑपरेशन के लिए कोई हिकमत अमली पहले से तय नहीं हुई थी? क्या नफरी की कमी थी? क्योंकि ये ऑपरेशन जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जारी है और आज 23वां दिन है। इसके बाद जो है पहली दफ़ा ये कोरंगी में ये यहाँ पर इस तरह के तसादुम की कैफियत हुई। इस वक्त भी जो हमारे रिपोर्टर शाहनवाज़ हैं वो ये कहते हैं कि वहाँ सूरत हाल बेहतर नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं इस वक्त ये नहीं कह रहा कि सूरत हाल बेहतर नहीं है। मैं इस वक्त कह रहा हूँ फ़िलहाल वहाँ पे कोई जो तोड़ फोड़ की है उन्होंने वो तो कर दी है। जो उन्होंने मतलब जहाँ आग लगानी थी वो लगाई थी, लेकिन जिस वक्त से पुलिस वहाँ पहुंची है उसके बाद से मजीद अभी किसी दुकान को, किसी जगह को आग नहीं लगी है। पुलिस वहाँ बिल्कुल सेंटर में इस वक्त मौजूद है। आप अगर शाहनवाज साहब वहाँ मौजूद हैं तो उनसे पूछें कि पुलिस वहाँ मौजूद है और उसके बाद मजीद लोग वहाँ पे नहीं है जो। जी बिल्कुल, शाहनवाज का ये कहना है कि पुलिस मौजूद है, लेकिन पुलिस और मुजाहिरीन जो कि एहतजाज कर रहे हैं, जो कि मुजाहरा कर रहे हैं, हंगामा आराई कर रहे हैं, वो लोग जो है वो गलियों में हैं और वो पुलिस पर पथराव भी करते हैं और फिर आंख मचोली का सिलसिला जारी है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जब वो अगर निकलते हैं तो पुलिस उनकी तरफ भागती है, फिर वो भागते हैं। हम उनको जो हमें 6-7 बंदे हाथ आए हैं और हमने अरेस्ट भी किया और उनके खिलाफ केस भी रजिस्टर करेंगे। तो ये लोग फैसल और अली, मैं आप दोनों को इंटरप्ट करूंगी शाहनवाज की, क्योंकि बात हो रही है तो शाहनवाज स्पॉट पर मौजूद हैं, उनसे डिटेल ले लेते हैं। शाहनवाज, अली रजा साहब SSP साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि इस वक्त ग्राउंड पर सूरत हाल कंट्रोल में है। आप भी ऐसे ही देख रहे हैं? देखिए, अली रजा साहब का कहना अपनी जगह अलग होगा, लेकिन मैं सब मेहरान टाउन में मौजूद हूँ और जिस जगह पे ये पुलिस की नफरी मौजूद है उसी जगह हालात कंट्रोल में है। जहाँ ये पुलिस के जो कार जाते हैं, उस जहाँ पर ये मुश्तकिल मुजाहिरीन है वो मुजाहिरीन उनका पथराव करते हैं, पुलिस जो है वहाँ से फिर फरार हो जाती है, भाग जाती है। अभी हम उनके साथ पुलिस के साथ ही मौजूद थे जहाँ ये मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया, फिर पुलिस की जानिब से फायरिंग भी की गई। ये मेहरान टाउन में आपको बताऊँ बहुत बड़ा इलाका है और कंजस्टेड गलियाँ हैं। पुलिस एक गली के अंदर अगर दाखिल हो जाती है तो पुलिस को ये अंदाजा नहीं हो पाता कि मुजाहिरीन किस तरफ भागेंगे या किस तरफ पथराव करेंगे। पुलिस खुद परेशान है और मुख्तलिफ जो सिलेक्टेड एरियाज है पुलिस वहाँ पर पहुंची है, उसके बाद मुजाहिरीन दूसरी गलियों में चले जाते हैं और वहाँ से पथराव और जलाओ गिराव का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर दूसरी जगह पे पुलिस पहुंचती है तो वहाँ मुजाहिरीन वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, मजीद नफरी की जरूरत है और अभी जो है सूरत हाल खासकर कशीदा कह सकते हैं कि कशीदा है और पुलिस की जानिब से कंट्रोल में नहीं है। जी, पुलिस खुद इस वक्त परेशान है, आप ऐसा कह रहे हैं अली रजा? तो माफ कीजिएगा शाहनवाज, आप ऐसा कह रहे हैं अली रजा साहब, क्या पुलिस की नफरी की कमी का सामना है, इस वजह से सूरत हाल बिगड़ रही है? वहाँ पर बिगड़ नहीं रही, पुलिस की जाने की वजह से सूरत हाल बेहतर हो रही है। सर वो बता रहे हैं कि जिस जगह पुलिस खड़ी हुई है वहाँ तो फिर भी बेहतर हो जाती है, लेकिन फिर मुजाहिरीन आते हैं और फिर हमला शुरू कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पे अगर कोई वो गड़बड़ करते हैं पुलिस फौरन वहाँ पे रिस्पॉन्ड करती है, फिर वो वहाँ से भागते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप काइंडली रहें और लोगों को भी आप अपने चैनल के तवज्जो से ये अपील कर दें मेहरान टाउन के लोगों को, जो गैर जरूरी लोग निकले में उन जिनका वास्ता नहीं है वो जाए। सर बहुत शुक्रिया आपको बताने का, लेकिन मैं आगाज में ही ये बात कर चुकी हूँ और आगाज में ही कह चुकी हूँ कि लोगों को बहुत ज्यादा सब्र और तहम्मुल की जरूरत है। लेकिन मुझे ये बताइए ना कि आप लोगों को भी तो इस वक्त स्ट्रैटेजी की जरूरत है, हिकमत अमली की जरूरत है कि ऐसा वाकया दोबारा ना आए सामने। मेरी बहन, बिल्कुल हमारी ये होती है, हमारे भी कोई ये नहीं होता कि हम खुदा ना खास्ता ये चाहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन आए। हमारी ये हमेशा कोशिश होती है कि अगर कोई सिचुएशन भी आती है तो उसको फौरन काबू पाया जाए। और जिस वक्त शाम में ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी उस वक्त फौरन उसके काबू पाने के लिए जितनी मैक्सिमम नफरी दूसरे थानों से भी मैं भिजवा सकता था मैंने भिजवाई है, और मजीद नफरी की जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी लेके लगा दूंगा, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश यही है, मेरी टीम की कोशिश यही है, वहाँ पे लोगों के जितने हमारी टीम इस वक्त मौजूद है मेहरान टाउन में, सबकी कोशिश यही है कि मजीद जो नुकसान ना होने दें। जो हो चुका है जाहिर है वो तो मैं अजाला किस तरह करूं, लेकिन जिस तरह जो मजीद नुकसान ना हो सके हमारी पूरी कोशिश। जहां पे भी अगर वो तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, अगर पुलिस वहां ना पहुंचे तो मैं ये कहूँ कि जी पुलिस नहीं पहुंच रही। अभी शाहनवाज ने भी आपको ये बताया कि जहां पे भी वो तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, पथराव करते हैं, पुलिस फौरन पहुंचती है, फिर वो दूसरी गलियों में भागते हैं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ इतनी पतली पतली गलियां हैं कि उसमें बहुत सी गलियों में गाड़ी। अली रजा साहब, आपका ये कहना है कि मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है? रेगुलर नहीं है, वक्फे वक्फे से हो जाता है।
ठीक है, साथ ही रहिएगा अली रज़ा साहब। इस वक्त मुझे मोहम्मद वड़ियल जो डायरेक्टर हैं केडी ऑपरेशंस के साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगी। सर आप ज़रा बताइएगा कि मौके पर जिस वक्त ये ऑपरेशन हो रहा था उस वक्त क्या हुआ, फिर अब टीम को किस तरह के सूरत हाल का इस वक्त सामना करना पड़ा है, बता देंगे क्योंकि ऑपरेशन तो रुक गया है। हम वहाँ ऑपरेशन कर रहे तो ये तकरीबकार लोग आ जाते जो फायरिंग कर रहे थे और पत्थर बरसा रहे थे, तो हमें सारे मजबूरन ऑपरेशन रोक के फिर थाने पे हम बैठे हुए थे। थाने में जो है मैं तो उसके बाद इन्होंने जो है वहाँ रोड पे जो है इन्होंने ये मलबा किया है। अच्छा मोहम्मद साहब मुझे ये बताइएगा, ये ऑपरेशन कितने रोज तक जारी रहेगा यहाँ मेहरान टाउन में, क्योंकि दोबारा सिचुएशन ऐसी क्रिएट ना हो उसके लिए पुलिस को भी यकीनन हिकमत अमली बनानी होगी, कुछ ना कुछ करना होगा कि दोबारा किसी किस्म का ना लोगों का नुकसान हो और ना आपकी टीम पर इस तरह के अटैक्स हो। जी जी, अब जाहिर है हम डायरेक्टर जनरल साहब से, हमारे समी सिद्दीकी साहब से, उनसे गाइडलाइन लेके फिर दोबारा इस ऑपरेशन को कब से जारी करना है। तो आज ये हमारे जो जख्मी हैं इनको हॉस्पिटल में इनको भी जाहिर इलाज मुआलजे के बाद हम डायरेक्टर जनरल समी सिद्दीकी साहब से गाइडलाइन लेंगे, फिर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा सर, इस जो आपके ऊपर अटैक हुआ है इससे पहले आप लोगों की क्या प्लानिंग थी, कितने दिनों तक ये ऑपरेशन करना था मेहरान टाउन में? मेहरान टाउन में तो वक्फे ब वक्फे से जाहिर है जिनके प्लॉट हैं वो ओवरसीज के प्लॉट हैं, फिर लोगों के प्लॉट हैं, तो यहाँ करते रहते हैं। अब जाहिर है आज कुछ ज्यादा ही लोग जो है तकरीबकार आ गए कब्जा माफिया वाले, तो हमें जो है उन्होंने परेशान किया और उसके बावजूद हमारी कोशिश होती है कि कोई जानी नुकसान ना हो। बिल्कुल। तो हम इस वजह से जो है वो ऑपरेशन रोकी है और इंशाल्लाह अल्लाह ने आसानी करे, सब खैर करे हमारे। आमीन सर। समी सिद्दीकी साहब से डायरेक्शन लेंगे और उसके बाद आगे की प्लानिंग होगी कि किस तरह से इस ऑपरेशन को आगे जारी रखना है। सर साथ मौजूद रहेगा, मैं फैसल शकील साहब से इस बात पे बात करना चाहती हूँ। फैसल, जब ये आगाज़ हो रहा था इस ऑपरेशन का, हम तब से ही बात कर रहे थे कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो एक अच्छा ये ऑर्डर है, लेकिन दूसरी जानिब से हुकूमत की जानिब से या मेयर कराची की जानिब से स्ट्रैटेजी क्या बनाई गई है, हिकमत अमली क्या बनाई गई है? वो आया लोगों को सब्स्टिट्यूट देने के हवाले से या फिर टीम को प्रोटेक्शन देने के हवाले से, लेकिन आज एक हमें मुंह बोलता सबूत कह लें कि दिखाई दिया है। नफरी कम पड़ गई, यहाँ पर मुजाहिरीन निकल आए, हमले हो गए। आपको नहीं लगता कि स्ट्रैटेजी शायद थी नहीं, इस वजह से ये सामना करना पड़ा, ये देखना पड़ा? बिल्कुल किरण, ऐसा ही है। हिकमत अमली नहीं बनाई गई इस ऑपरेशन के लिए, क्योंकि जो मेहरान टाउन का इलाका है, मैं आपके पहले ये बताऊं कि ये ओवरसीज़ के प्लॉट्स हैं और ये जो प्लॉट है इस पे प्लॉटिंग तकरीबन 10 से 12 साल के दरमियान हुई है और मुख्तलिफ जो है ये अरसे में मुख्तलिफ ग्रुप्स जो कि जराइम पेशा ग्रुप्स हैं उन्होंने जो है यहाँ पे प्लॉटिंग करवाई है, बाकायदा लाखों रुपए के ये प्लॉट बेचे हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया के साथ टच होता है ये इलाका, तो इस वजह से यहाँ पर प्लॉटों की कीमत जो है वो। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद वड़ियल डायरेक्टर केडी ऑपरेशंस वो भी प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, एसएसपी औरंगी अली रज़ा साहब आप भी साथ मौजूद थे। और मैसेज सिर्फ और सिर्फ उन तमाम लोगों को जो इस वक्त मुजाहिरीन बने हुए हैं और हमले करें टीम पर और शहर का अमन बर्बाद करें, तो उनको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है ये तो यूं ही जारी रहेगा और ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा, बस आप ज़रा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद।